Good evening, everyone. Today, I'm going to explain about the topic that is collective bargaining. So, ये ऐसा टॉपिक है जो कि सब्जेक्ट जो है हमारा नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन और जो हम कह सकते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट उससे लिंक करता है जिसमें एक कंबाइंड सब्जेक्ट आता है नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इन शॉर्ट हम नर्सिंग मैनेजमेंट भी इंक्लूड करते हैं उसमें। ओके, सो ये टॉपिक जो है ये टॉपिक जो है उस सब्जेक्ट से लिंक करता है। ओके, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसलिए आज जो मैंने इसको चूज किया है इस टॉपिक को। सो बहुत बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। बीएससी जो फोर्थ ईयर है, पोस्ट बेसिक सेकेंड ईयर है, तो इन क्लासेस में जो नर्सिंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो एग्जाम रहता है तो उसमें ये बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो इसलिए मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इज द मीनिंग। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीनिंग क्या है? तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग है जो is a process between employers and employees to reach an agreement regarding the rights and duties of people at work. So in short जो इसका मीनिंग है, फर्स्टली जो हम इसे जो मीनिंग लेते हैं वो यही है कि देखिए कई बार जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं, कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, तो वहां पे एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉयज होते हैं। सो एक वर्किंग एनवायरनमेंट जब चल रहा होता है तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डिमांड्स होती हैं, आइदर एम्प्लॉयर जो है उनकी डिमांड्स को उनको पूरा करना पड़ता है। एम्प्लॉयर जो होते हैं तो आपस में एक इशू कई बार क्रिएट हो जाता है डिमांड्स को लेके। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है और इस प्रोसेस में जो एक कॉमन एग्रीमेंट होता है वहां पे पहुंच के किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो निकाला जाता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है कलेक्टिव, इकट्ठे। और बार्गेनिंग, बार्गेन करना कि जैसे एम्प्लॉयज की अगर कोई डिमांड है वो एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करते हैं तो कुछ आगे थोड़ा सा वो आए और कुछ जो एम्प्लॉयर है वो अपना जो है पार्टिसिपेशन दे ताकि प्रॉब्लम जो है उसका जो सोल्यूशन है वो निकाला जा सके। ओके, सेकंड, collective bargaining aims to reach a collective agreement which usually sets out issues such as employees pay, working hours, training, health and safety, rights to participate in workplace और कंपनी अफेयर्स। ओके, सो सेकंड इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं तो उसमें कुछ एक ऐसी चीजें लिखी हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिसके बारे में मेनली कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है, जैसे कि एम्प्लॉयज की पे। ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, एक इशू रहता है कि इसके लिए मोस्टली जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है एम्प्लॉयज की तरफ से एम्प्लॉयर के साथ। वर्किंग आवर्स कितने होंगे, ट्रेनिंग कैसी होगी, और हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज जो हैं वो भी चलते हैं, तो एम्प्लॉयज जो है उनको भी इंक्लूड करते हैं और इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सेकंड इज द डेफिनेशन। सो डेफिनेशन जो है वो मीनिंग की जैसे ही बिल्कुल रिलेट करती है, जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ सिंगल एम्प्लॉयर और एन एसोसिएशन ऑफ द एम्प्लॉयर्स on the one hand and a labor union on the other which regulates the terms and condition of employment. Okay, so in short इसका जो मीनिंग है इस डेफिनेशन का कि एक जो साइड है वो एम्प्लॉयर के पास होती है और सेकंड साइड जो है वो एम्प्लॉयज होते हैं, और वो दोनों आपस में बैठकर जो है एक स्पेसिफिक इशू को, एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बार्गेन करते हैं आपस में। एम्प्लॉयज अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर के पास अपनी जो इंफॉर्मेशन है उनसे जो वो शेयर करना चाहते हैं इश्यूज से रिलेटेड, तो वो बार्गेनिंग करते हैं। और एक कॉमन जिसमें कि एम्प्लॉयज को नुकसान ना हो और एम्प्लॉयर को भी नुकसान ना हो, दोनों के एक बेनिफिशियल दोनों के लिए वो डिसीजन रहे, तो उस डिसीजन पे आने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग को यूज किया जाता है। ओके, so that was about the definition. Next is the objectives of the collective bargaining. What are the various objectives? So बहुत सारे objectives हैं, जैसे कि बात करूं मैं। So firstly, to provide an opportunity to the workers
टू वॉइस देयर प्रॉब्लम ऑन इश्यूज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर मैं बात करूं फर्स्ट जैसे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा जरिया हम कह सकते हैं, एक ऐसा सोर्स है एम्प्लॉयज के पास कि जिससे कि वो अपनी आवाज़, अपनी डिमांड जो है एम्प्लॉयर के पास पहुंचा सकते हैं, और अपने जो वो इश्यूज उस ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में, किसी मिल या फैक्ट्री में वो फेस कर रहे हैं डिमांड्स के रिलेटेड, तो वो आगे चल के वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, second is to facilitate reaching a solution that is acceptable to all the parties involved. ओके, सो सेकंड इसमें जो है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन और मीनिंग दोनों में क्लियर किया कि एक ऐसा सोल्यूशन, इसका ऑब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि एक ऐसा सोल्यूशन निकालना कि जहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा इशू हो गया है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, एक इशू बन गया है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का अपना एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि उस इशू को रिजॉल्व किया जा सके और बेस्ट पॉसिबल जो डिसीजन है वो लिया जाए। Third, to resolve all conflicts and disputes in a mutually agreeable manner. Okay, so जैसे कि फर्स्ट टू पॉइंट्स थे, वैसे ही एक थर्ड पॉइंट इसमें ऑब्जेक्टिव के तौर पे जैसे जुड़ा है कि सारे के सारे जो कन्फ्लिक्ट्स है, वो डिस्प्यूट्स हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में हैं, तो उसको एक म्यूचुअली जो आपस में मिलकर एग्रीएबल जो है, जिसमें दोनों पार्टीज, जो दोनों साइड्स हैं, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज दोनों राजी हों, तो एक प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंट करवाना, और वो है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एनी कंफ्लिक्ट डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर थ्रू म्यूचुअली साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये प्रेजेंट के भी कंफ्लिक्ट्स और जो है डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करता है, और अगर फ्यूचर में लगता है कि कोई डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, तो उसके लिए भी कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक ऑब्जेक्टिव रहता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, ताकि फ्यूचर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। Next, to develop a conductive atmosphere to foster good organization relations. Okay, so नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो एक बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव है कि एक ऐसा कंडक्टिव एटमॉस्फेयर होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन में, बना रहना चाहिए, जिससे कि एक क्रिएटिव वर्किंग जो है। सो नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, तो इसके लिए मैं पॉज कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए। ओके, सो मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, इसका जो एक मोटिव रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है, एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर जो उस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे, और इस कोई भी टाइप का इशू जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ना आए, और अगर आता भी है तो उसको एक कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक म्यूचुअल म्यूचुअल एग्रीमेंट के तौर पर एक डिसीजन लेके जो है उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। ओके, नेक्स्ट, टू प्रोवाइड स्टेबल एंड पीसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशन। ओके, सो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि एक पीसफुल, शांतमय एनवायरनमेंट जो है, वो उसमें काम करने के लिए एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर को एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देना, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का काम है। नेक्स्ट, टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रिवेंटिंग स्ट्राइक्स, लॉक आउट। ओके, सो कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या है, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव भी है और इसकी एक एडवांटेज भी है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत बार प्रिवेंट करता है कि जो स्ट्राइक्स हैं, हड़तालें होती हैं, या और किसी तरीके की स्ट्राइक्स हम किसी भी टाइप की कह सकते हैं, जो एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर के अगेंस्ट करते हैं कि अपनी डिमांड्स को लेकर, तो उनको वो ये प्रिवेंट करता है। ओके, और उनकी जो भी डिमांड्स है वो एक सिस्टमेटिक, एक बढ़िया प्रोफेशनल वे से एम्प्लॉयर के पास पहुंच जाती हैं, और दोनों को बेनिफिट रहता है, इसमें किसी का नुकसान नहीं होता और दोनों का फायदा होता है। ओके, सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में, क्या क्या चीजें होती हैं उनमें, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स क्या हैं इसके। सो फर्स्टली, इट इज अ ग्रुप प्रोसेस wherein one group representing the employers and the other representing the employees sit together to negotiate terms of employment. Okay, so first point ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, और इसमें इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, सारी चीजें इसमें आ गई कि ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है, एक ग्रुप प्रोसेस होती है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं करता, एक ग्रुप प्रोसेस है। इसमें जो एम्प्लॉयर्स का एक ग्रुप है, और जो एम्प्लॉयज हैं उनका एक ग्रुप आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी इश्यू हो रहा है, तो आपस में बैठकर म्यूचुअली उसको एक जो डिसीजन है, जिसपे दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एग्री करते हैं, तो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, और एम्प्लॉयमेंट में जो भी इश्यूज हैं
उससे जुड़े जो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं रिजल्ट चाहिए कोई प्रॉब्लम के रिलेटेड, तो वो निकाला जाता है। सेकंड, नेगोशिएशंस form an important aspect of the process of collective bargaining. That is, there is considerable scope for discussion, compromise और mutual give and take in collective bargaining. देखिए जैसे कि नेगोशिएशंस कई बार ऐसी होती हैं कि कुछ एक ऐसी डिमांड्स होती हैं जिसमें ऐसा होता है कि कई बार सारी डिमांड्स नहीं मानी जा सकती, कुछ एक को छोड़ के बाकी मानी जाती हैं। और एम्प्लॉयर अगर कोई चीज़ डिमांड करता है तो वो एम्प्लॉयज़ वो भी होता है, दोनों के लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं कि ये ना तो एम्प्लॉयर की कई बार ऐसी सिचुएशन होती है और ना ही एम्प्लॉयी की सारी डिमांड्स मानी जा सकती हैं। तो थोड़ा-सा एम्प्लॉयर जो है वो अपना जो है पार्ट प्ले करते हैं कि अपनी डिमांड्स को कम करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा एम्प्लॉइज़ करते हैं। ओके? सो यही एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक नेगोशिएशन चलती रहती है। ओके? मान लीजिए पे की बात है। ओके? तो एम्प्लॉयर्स को लगता है कि ये पे स्केल जो डिमांड किया जा रहा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन एम्प्लॉइज़ को लगता है कि ये ठीक है। तो एक ऐसा वर्क इसकी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि मान लीजिए कोई भी 30,000 की पे के लिए वो किसी भी एक डेज़िग्नेशन के लिए बात कर रहे हैं, तो वो 30,000 एम्प्लॉयर कहता है मैं नहीं दे सकता, लेकिन अ, और एम्प्लॉयर जो है वो 20 कह रहा है। लेकिन अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, तो मान लीजिए दोनों एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ना तो 30 और ना ही 20, सो 25 पे अगर तो डिसाइड हो जाता है, तो इसमें क्या है कि एम्प्लॉयर की जो डिमांड थी वो भी कंप्लीट हो रही है। ओके? वो 30 पे नहीं है और जो एम्प्लॉयी थे उनको भी इंक्रीज़ करके जो पे है वो मिली। ओके? सो ये एक एग्ज़ाम्पल है नेगोशिएशन की, ये नेगोशिएशन की एग्ज़ाम्पल है और एज़ अ होल ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस रहता है कि सारी डिमांड्स नहीं तो ओवरऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाता है, थोड़ा-सा मॉडिफाई करके। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय नेगोशिएशन। ओके? नेक्स्ट इज़ collective bargaining is a formalized process by which employers and independent trade unions negotiate terms and conditions of employment and the ways in which certain employer related issues are to be regulated at national, organizational and workplace levels. So ये वही बात है कि जो collective bargaining है एक formalized process है, ओके? एक फॉर्मल एक प्रोफेशनल वे है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज अपनी अपनी डिमांड्स रखते हैं। बेसिकली इसमें एम्प्लॉयज अपनी डिमांड रखते हैं कि हमें ये डिमांड्स हैं हमारी और इनको एम्प्लॉयर को कंप्लीट करना है। ओके? तो उसके लिए जो है एक फॉर्मलाइज़्ड एक प्रोफेशनल वे होता है ताकि स्ट्राइक्स ना हो, ओके? और किसी तरीके का प्रोटेस्ट ना हो, ओके? तो उनको प्रिवेंट करने के लिए जो है एक पीसफुल एनवायरनमेंट को बनाने के लिए एक फॉर्मलाइज़्ड प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ओके? Next, fourth is collective bargaining is a process in the sense that it consists of a number of steps. It begins with the presentation of the charter of demands and ends with the reaching an agreement, which would serve as the basic law governing labor management relations over a period of time in an enterprise. Okay, so देखिए फोर्थ जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये बताता है कि एक जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ऐसा नहीं है कि एक बार में कंप्लीट हो जाता है, देयर आर वेरियस स्टेप्स इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, डिमांड्स को सामने रखा जाता है और लास्ट स्टेप क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाता है, एक ऐसा डिसीजन बनाया जाता है कि जिसमें जो है वो डिसीजन जो चाहिए था उस प्रॉब्लम या इश्यू का सॉल्यूशन जिसमें करना था, तो वो चीज़ इसमें जो है वो आ जाती है। ओके? ताकि जो एंटरप्राइज़ है, जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो वो बढ़िया तरीके से चल सके। सो ये एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। ओके? तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट, it is a bipartite process. This means there are always two parties involved in the process of collective bargaining. देखिए एक सीधी सी बात है कि collective bargaining में कोई पर्सन अकेला एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय वो कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देयर इज अ नीड ऑफ टू ग्रुप्स। ओके? सो एक एम्प्लॉयर का ग्रुप होगा और एक एम्प्लॉयज का ग्रुप होगा, तभी जाके जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी। सो दैट इज वाई it is also known as a bipartite process. Okay, so there is always a need of two groups, one of the employers and second one belonging to the employees. Next, collective bargaining is a complementary process. That is, each party needs something that the other party has. Labor can increase productivity and management can pay better for their efforts. देखिए इसमें जो नेक्स्ट लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज आपस में बैठते हैं तो उस
उसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे से कुछ डिमांड करते हैं। एम्प्लॉयर जो है वो उनसे बढ़िया सर्विसेज की डिमांड करता है और जो एम्प्लॉयज हैं उनसे बढ़िया पे की डिमांड करते हैं और इसके अलावा भी उनकी डिमांड्स हो सकती हैं। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है कि आपस में जब भी कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है तो दोनों की एक दूसरे से कुछ ना कुछ डिमांड रहती है। ओके, सो ये भी एक इसका प्रैक्टिसिक फीचर है। नेक्स्ट, collective bargaining tends to improve the relation between workers and union on the one hand and employer on the other. ओके, तो ये भी इसका एक बढ़िया फीचर है कि आपस में जो है एक बढ़िया तरीके से रिलेशन को इम्प्रूव करना इसका एक प्रैक्टिसिक फीचर है, क्योंकि अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होगी तो कई बार कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस के होने का यही एक एडवांटेज या बेनिफिट है कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स को जो है आगे चल के सीवियर कंडीशन में बनने से रोक सकता है। सो ये भी इसका एक प्रैक्टिसिक फीचर है। ओके, next is collective bargaining is a continuous process. It enables industry democracy to be effective. It uses cooperation and consensus for settling disputes rather than conflict and confrontation. Okay, so इसमें क्या है कि एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक बार हम समझते हैं कि इस बार इशू आया, अगली बार नहीं आएगी। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखिए, एक ह्यूमन नेचर है। जब भी हम वर्क करते हैं किसी इंडस्ट्री में तो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स इश्यूज अलग अलग फैक्टर्स जो हैं वो इधर एम्प्लॉयर में और एम्प्लॉयज को इफेक्ट करते ही करते हैं। तो उसके लिए एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए और वो है कि इन इश्यूज को कॉन्फ्लिक्ट्स को हम सॉर्ट आउट कर सकें। तो वो प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग। लास्ट, कलेक्टिव बार्गेनिंग टेक्स इनटू अकाउंट डे टू डे चेंजेस, पॉलिसीज, पोटेंशियलिटीज, कैपेसिटीज एंड इंटरेस्ट। सो एक डे टू डे चेंजिंग प्रोसेस भी है। इसमें पॉलिसीज टाइम टू टाइम चेंज भी होती हैं, गाइडलाइंस जो हैं। ओके, इसका तरीका वही रहता है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वही रहते हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई किया जाता है टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट, ये आगे चल के जो है बात करूं, आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है तो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट है। ओके, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस जो है उसका एक फ्लो चार्ट है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है। मैं जूम मैंने किया है इसको। ओके, तो इसमें क्या है कि आपको जो 5 बॉक्सेस दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्टली लिखा है यूनियन क्लेम एंड सेकंड इज द मैनेजमेंट प्रपोजल। ओके, तो इसमें क्या है, यूनियन क्लेम जो एम्प्लॉयज हैं उनकी डिमांड्स क्या हैं वो इसमें दिखाया गया आपको कि कैसे जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है वो चलता है। सेकंड है मैनेजमेंट का, उसके लिए प्रपोजल क्या है। ओके, और इसमें उसके बाद यूनियन की जो डिमांड्स होती हैं, मैनेजमेंट का जो प्रपोजल होता है, तो उन दोनों में नेगोशिएशंस होती हैं। ये हो सकता है एम्प्लॉयर कहता है कि हम ये करेंगे, एम्प्लॉयज कहता है नहीं हमारी ये डिमांड है, तो वो सब सारी की सारी चीजें होती है नेगोशिएशन। ओके, उसमें थर्ड पार्टी का रेफरल भी हो सकता है। कोई बीच में एक ग्रुप और भी हो सकता है जो उन दोनों में एक डिसीजन जो है वो बना सकता है। ओके, और लास्ट में क्या है, एक प्रोसेस के एंड में क्या है, कलेक्टिव एग्रीमेंट बनता है। इस पे दोनों की दोनों जो ग्रुप्स हैं वो एग्री करते हैं और यहाँ पे आके जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फर्स्ट प्रोसेस है कि वो जो एम्प्लॉय की डिमांड्स होती हैं वो फर्स्ट प्रोसेस है, डिमांड्स को रखा जाता है। और लास्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पे कलेक्टिव एक एग्रीमेंट बनता है। सो दैट इज कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस। सो ये 5 स्टेप्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं, अलग अलग ऑथर्स के द्वारा अलग अलग जो स्टेप्स लिखे गए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक प्रोसेस है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट, 1 मिनट, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो आपको पीपीटी शायद दिखाई नहीं दे रही होंगी, तो मैं दोबारा इनको शेयर करता हूँ आपके साथ।
तो आपके पास से अभी आपको शो हो जाएंगी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के चलते यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, वापस आपको जो है वो शेयर हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, कोर स्टेप्स कौन से हैं, मेनली कौन से स्टेप्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ओके, सो इसमें आ जाता है फर्स्टली जो है, सो फर्स्ट पॉइंट इसमें है द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस कंप्राइजेस ऑफ 5 core steps. It involves first is prepare for what. This phase involves composition of the negotiation team. The negotiation team should consist of representatives of both the parties with adequate knowledge and skill from negotiation. And in this phase, both the employers' representatives and the union examine their own situation in order to develop the issues that they believe will be the most important. Okay, so firstly क्या है, प्रिपेयर करना। प्रिपेयर कौन किसको प्रिपेयर करना है? टीम। टीम इन द सेंस दो ग्रुप्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रिपेयर करना, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स और एम्प्लॉयज के। ओके, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयज की डिमांड है तो वो अपनी एक टीम लेके आएंगे जो उनके सारे एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करेंगी, उनकी आवाज बन के आगे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगी, और एम्प्लॉयर का एक जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ओके, तो वो दो ग्रुप्स को तैयार करना जो आपस में नेगोशिएशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट, discuss. Here, the parties decide the ground rules that will guide the negotiations, and a process will begin and is half done. And this is no less true in case of collective bargaining. तो इसमें क्या है कि डिस्कस क्या किया जाता है, नेगोशिएशंस कैसे करनी है, उसकी गाइडलाइंस क्या होगी, कब करनी है, सो ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं। दैट इज द सेकंड स्टेप। थर्ड इज द प्रपोज। This phase involves the initial opening statements and the possible option that exists to resolve them. देखिए, इसमें क्या है, मेनली मैं आपको बता दूं कि जो मान लीजिए जो एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अपनी डिमांड्स रख चुके हैं, अब एम्प्लॉयर की तरफ से जो है उनकी जो डिमांड्स हैं उनके लिए प्रपोजल्स बनाए जाएंगे कि आप, हम आपको ये दे सकते हैं, ये हो सकता है, ये अल्टरनेट हो सकता है, आप इनमें से चूज कर लीजिए। ओके, बेस्ट पॉसिबल हमारे पास यही है। सो दैट इज द थर्ड स्टेप, दैट इज द प्रपोजल। ओके, ये हो सकता है। Next, in a word, this phase could be described as brainstorming, and the exchange of messages take place and opinion of both the parties is sought. Okay, तो इनमें दोनों जो पार्टीज अपने आप आपस में बात करती हैं और नेगोशिएशंस करके जो है आगे वो एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हैं। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो इसमें आ जाता है बार्गेन। बार्गेन में जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज बार्गेन। तो बार्गेन में क्या है, नेगोशिएशंस आर इजी if a problem solving attitude is adopted, and this stage comprises the time when what ifs and supposals are set forth and the drafting of agreement takes place. Okay, so इसमें क्या है कि अगर हम बात करें बार्गेनिंग, बार्गेनिंग में क्या होता है कि जो मान लीजिए एम्प्लॉयज ने जो है प्रपोजल दे दिया है, ओके, और जो एम्प्लॉयर है वो अपना एम्प्लॉयज ने अपनी डिमांड्स रखी और एम्प्लॉयर जो है उन्होंने अपने प्रपोजल दे दिए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हर एक जो ग्रुप है उसको लगता है कि मेरा बेस्ट पॉसिबल जो बेनिफिट है वो होना चाहिए, उसके लिए वो आपस में बात करते हैं कि आपने ये तो दे दिया, आप इसमें ये ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये हमें मंजूर रहेगा। सो वो होता है बार्गेनिंग, उसको जैसे अपने लिए बेस्ट पॉसिबल मॉडिफाई करना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट इज द सेटलमेंट। ओके, तो सेटलमेंट में क्या है कि वंस द पार्टीज आर थ्रू थोरो with the bargaining process, a consensual agreement is reached upon wherein both the parties agree to common decision regarding the problem of the issue. Okay, so ये इसमें जो स्टेप है, बात करें कि लास्ट स्टेप है जो इसमें, तो इसमें क्या किया जाता है कि एक सेटलमेंट बना ली जाती है। प्रेपरेशन से लेके लास्ट स्टेप है सेटलमेंट। तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि कैसा प्रपोजल जिसपे दोनों पार्टीज अपने आप को बेनिफिशियल महसूस करती हैं, तो वो एक डिसीजन ले लिया जाता है, उसको फाइनली एक एग्रीमेंट के तौर पर जो है वो साइन किया जाता है और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो दैट इज द लास्ट स्टेप, दैट इज सेटलमेंट। यहाँ पे आके जो ये कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है दैट इज लेवल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके, तो नेटवर्क का इशू है तो आपको पावर पॉइंट की स्लाइड थोड़ा सा लेट जो है हो सकता है शो हो। ओके, तो इसमें क्या है, लेवल्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसमें कौन कौन से लेवल्स आते हैं, तो इसमें आता है फर्स्ट इज द नेशनल लेवल,
second is the sectoral or the industrial level, and third is the company or the enterprise level. Okay, so फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेवल जो है इसमें इकोनॉमी वाइड बार्गेनिंग और द नेशनल बार्गेनिंग, जिसको हम नेशनल लेवल बोल देते हैं, तो वो इसमें आ जाती है. सो इट इज अ बाइपार्टाइट प्रोसेस और ट्राइपार्टाइट फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन यूनियन कन्फेडरेशंस, central associations and government agencies. Okay, aims at providing a floor for lower level bargaining on the terms of employment, often taking into account. Okay, सो मैक्रो इकोनॉमिक जो गोल्स होते हैं, ये नेशनल लेवल की बार्गेनिंग की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं, जिसमें कि जो एम्प्लॉयर एसोसिएशन है नेशनल लेवल पर, गवर्नमेंट की एजेंसीज है और यूनियंस जो है वो आपस में एक बाइपार्टाइट टू वे प्रोसेस है और थ्री वे प्रोसेस भी हो सकता है. ओके, तो ये नेशनल लेवल की इकोनॉमिक वाइड जो है यहाँ पे बार्गेनिंग जो है चलती है. ओके, दैट वाज द फर्स्ट लेवल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. सेकंड इज द सेक्टोरल बार्गेनिंग which aims at the standardization of the terms of employment in the industry, includes a range of bargaining patterns, and bargaining may be either broadly or narrowly defined in the terms of industrial activities covered, and may be either split up according to the territorial subunits or conducted nationally. तो इसमें क्या है, स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर जो है बार्गेनिंग चलती है, जैसे कि अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं और अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो एम्प्लॉयमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो ये वो लेवल आ जाता है सेक्टोरल. अलग अलग सेक्टर्स के अकॉर्डिंगली है जो नेशनल लेवल पे भी वर्क करती हैं, तो ये इसमें इंक्लूड कर ली जाती है. नेक्स्ट, द थर्ड बार्गेनिंग लेवल इन्वॉल्व्स द कंपनी और द एस्टेब्लिशमेंट. As a supplementary type of bargaining, it emphasizes the point that bargaining level need not to be mutually exclusive. तो ये कंपनी लेवल पे जो बार्गेनिंग होती है वो थर्ड स्टेप पे हम इसको इंक्लूड करते हैं, नेशनल लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, और लास्ट जो आता है कंपनी लेवल. ओके, सो दीज वर द मेन levels of collective bargaining. Next is the importance of collective bargaining. What is the importance? क्या जो है महत्वता है, क्यों बहुत जो हम काउंट करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है वो होना चाहिए, उसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं. जैसे कि फर्स्ट इसमें आ जाता है इम्पोर्टेंस टू द एम्प्लॉयज. ओके, तो इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मैंने ऐड किया है. जैसे कि इम्पोर्टेंस, पहले एम्प्लॉयज को क्या इम्पोर्टेंस है उनके लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की. ओके, तो फर्स्ट इसमें है इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क फोर्स, thereby increasing their bargaining capacity as a group. तो इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयज हैं उनको एक अपनी बात, जिसको वो एक प्रॉब्लम या डिमांड समझते हैं, तो वो अपने एम्प्लॉयर के सामने रख सकते हैं, उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म मिलता है. सेकंड, कलेक्टिव बार्गेनिंग इंक्रीजेस द मोरल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज. देखिए, एम्प्लॉयज को इससे लगता है कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रोसेस से कि वो अपनी बात अपने एम्प्लॉयर के सामने रख सकते हैं, इससे वो मोटिवेट होते हैं, उनके काम में प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इंक्रीज होती है. अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता, डिमांड सुन नहीं रहा, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाते हैं. सो इसकी यही इंपॉर्टेंस है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो है एम्प्लॉयज अपनी आवाज़ जो है, डिमांड जो है, वो एम्प्लॉयर तक पहुंचा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, इट रिस्ट्रिक्ट्स मैनेजमेंट्स फ्रीडम फॉर आर्बिट्ररी एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉयज. मोरओवर, यूनिलेटरल एक्शन बाय द एम्प्लॉयर आर आल्सो डिस्करेज. तो इसमें क्या है, जो मैनेजमेंट के जो अलग अलग डिसीजंस हैं जिससे एम्प्लॉयज अफेक्ट हो सकते हैं, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जो है वो जो अफेक्ट हो सकते हैं, जो सब्थिंग्स हैं उनसे वो बच सकते हैं. तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट, इफेक्टिव कलेक्टिव बार्गेनिंग मशीनरी स्ट्रेंथन्स द ट्रेड यूनियंस मूवमेंट. जो यूनियंस बनी होती हैं, अलग अलग यूनियंस हैं, तो उनके पास एक, मैंने जैसे कि पहले कहा, एक सोर्स है कि वो अपनी बात को, अपनी डिमांड्स को आगे रख सकते हैं थ्रू द कलेक्टिव बार्गेनिंग. ये बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस है. नेक्स्ट, the workers feel motivated as they can approach the management on various matters and bargain for higher benefits. तो अपने बेनिफिट के लिए, अपने हायर बेनिफिट्स के लिए, ज़्यादा बेनिफिट के लिए वो एम्प्लॉयर के साथ अपनी बात रख सकते हैं. तो और वो सेकंड चीज़ है, काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग से. ओके, नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंस है एम्प्लॉयज के रिलेटेड, दैट इज इट हेल्प्स इन सिक्योरिंग अ prompt and fair settlement of grievances. It provides a flexible means for the adjustment of the wages and employment conditions to economic and technological changes in the industry, as a result of which the chances for the conflicts are reduced. ये बहुत ही important importance है
एम्प्लॉयज़ के लिए कि देखिए मेनली जो मुझे लगता है कि जो किसी भी इंडस्ट्री में कोई इश्यूज़ डिमांड्स होती हैं, उनमें मेनली होता है पे स्केल। ओके। सो ये एक बहुत ही बढ़िया एक सोर्स बन जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए कि वो अपनी पे की बात कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि उनसे वर्क ज़्यादा ले रहे हैं और उनको पे कम कर रहे हैं। ओके। तो ये आगे चल के कंडीशन सेवियर टाइप के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इसमें कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग जो एक ऐसी प्रोसेस है कि इनको सेवेरिटी में चेंज होने से बचाती हैं और एक बातचीत के मसले से ही बातचीत के तरीके से ही चीज़ को हल कर लिया जाता है। ओके। And last is collective bargaining develops a sense of self-respect and responsibility among the employees. Employees को लगता है कि उनके पास एक ऐसी कह सकते हैं कि एक सोर्स है जिससे कि वो अपनी बात रख सकते हैं और इससे ही वो आगे चल के अपने आप को एक सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी महसूस करते हैं कि बनी हुई है, एक सेल्फ एस्टीम उनकी बनी है। ओके। तो उनको लगता है कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है और उनकी जो हम बात करें कि सेल्फ एस्टीम है जो है वो भी बनी हुई है तो उनका जो वर्क है वो बढ़िया रहता है और वो अपनी आवाज़ पहुँचा भी सकते हैं और एम्प्लॉय की जो डिमांड्स है वो भी सुन सकते हैं। ओके। सो दैट वाज अबाउट द इम्पोर्टेंस टू द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस टू द एम्प्लॉयर्स। जो एम्प्लॉयर है जो काम देते हैं तो उनको क्या बेनिफिट है इससे। एम्प्लॉयज़ की हमने बात जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब एम्प्लॉयर्स को क्या बेनिफिट है? इसमें क्या है कि फर्स्ट जो है इट बिकम्स ईज़ियर फॉर द मैनेजमेंट टू रिज़ॉल्व इश्यूज़ एट द बार्गेनिंग लेवल रेदर दैन टेकिंग अप कंप्लेंट्स ऑफ इंडिविजुअल वर्कर। सो इसमें एक एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट ये है कि उनको अलग-अलग पर्सन्स की बात नहीं सुननी पड़ती डिमांड्स के रिलेटेड। वो यूनियंस बनी होती हैं, तो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अपनी जो सभी की डिमांड्स है, वो रिप्रेजेंट करके आगे जो है एम्प्लॉयर को पहुँचा देते हैं। इससे एक प्रोसेस जो है, जो डिमांड्स का, वो अच्छे तरीके से और एक प्रोफेशनल फॉर्मलाइज़्ड वे से एम्प्लॉयर को समझाया जाता है कि ये एम्प्लॉइज़ की डिमांड है। तो इससे एम्प्लॉयर्स को भी सैटिस्फैक्शन रहती है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट कॉजिंग सिचुएशन नहीं है और एम्प्लॉइज भी एक मोटिवेटेड फील करते हैं। ओके। सेकंड, collective bargaining tends to promote a sense of job security among employees and thereby tends to reduce the cost of labor turnover to management। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्प्लॉयर जो है जो एम्प्लॉइज़ में जब जॉब सिक्योरिटी होगी, देखिए जब एम्प्लॉइज़ की बात सुनी जाती है कि उनकी कंप्लेंट्स को सुना जाता है, नोटिफ़ाई किया जाता है, तो उनमें एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट जो रहती है एम्प्लॉइज़ की और ये एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल है कि एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो बढ़िया तरीके से ज़्यादा काम करेंगे और ऑर्गनाइज़ेशन को बेनिफिट होगा। Next, collective bargaining opens up the channel of communication between the workers and the management and increases work participation in decision making। Okay, so जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ये कम्युनिकेशन का एक मेथड जो है एक वे ओपन कर देती है कि टू वे प्रोसेस होता है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज आपस में बैठ के बात कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट, collective bargaining plays a vital role in settling and preventing industrial disputes। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। मैंने पहले भी आपको बताया कि डिस्प्यूट्स जो हैं तो किसी टाइप का कन्फ्लिक्ट उनको प्रिवेंट करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। ये एम्प्लॉयर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और एम्प्लॉयज के लिए। ओके। नेक्स्ट लास्ट जो है एम्प्लॉयर्स की हमने इम्पोर्टेंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और एम्प्लॉयज की कर दी। लेकिन इसको सोसाइटी को क्या बेनिफिट है इससे। तो फर्स्ट पॉइंट है कलेक्टिव बार्गेनिंग लीड्स टू इंडस्ट्रियल पीस इन द कंट्री। सो जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं पूरे कंट्री में कहीं भी रहते हैं तो अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग से वो अपने सारे प्रॉब्लम्स को हल कर लेते हैं, डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो सारी इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है का बढ़िया तरीके से वर्क करेगा, वहाँ की इकॉनमी अच्छी रहेगी और ये एक बहुत ही बढ़िया बात रहेगी सोसाइटी के लिए। सेकेंड, इट रिजल्ट्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हार्मोनियस इंडस्ट्रियल क्लाइमेट विच सपोर्ट्स which helps the pace of a nation's efforts towards economic and social development since the obstacles to such a development can be reduced considerably। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है किसी भी कंट्री में इकोनॉमिकल उसको साउंड कर सकता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट रहे ही ना, इसको प्रिवेंट कर लेती है तो आगे चल के वो बढ़िया तरीके से वर्क कर सकते हैं। इकोनॉमी स्ट्रेंथन करता है। इकोनॉमिकल जो स्ट्रेंथिंग है वो होती है और इससे एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल क्लाइमेट जो है वो बन जाता है। दैट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। एंड लास्ट, the discrimination and exploitation of the workers is constantly being checked
तो इसमें इस प्रोसेस के थ्रू जो है, जो एम्प्लॉयज़ का कई बार ये केसेस देखने को सामने मिलते हैं, एम्प्लॉयर्स की तरफ से जो है कुछ जो है एक्सप्लॉइटेशन की जाती है, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन, तो उसके केसेस जो है वो कम हो जाते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट इज अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कौन-कौन से एडवांटेजेस हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट इज द एडवांटेजेस, इक्वलाइजेशन ऑफ द पावर। इक्वलाइजेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयज अपनी डिमांड्स रख सकते हैं, एज वेल एज एम्प्लॉयर कई बार अपनी डिमांड्स रख सकते हैं कि ये आपका जो वर्क है वो उसकी टाइमिंग ये होनी चाहिए। कई बार जरूरी नहीं है सिर्फ एम्प्लॉयज की डिमांड सुनी जाती है, एम्प्लॉयर्स की भी सुनी जाती है। इसमें दोनों एक म्यूचुअल वर्किंग करते हैं इसमें। तो इक्वलाइजेशन ऑफ द पावर जो है फर्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट, वायबल ग्रीवियंस प्रोसीजर। इसमें जो डिमांड्स है वो सुनी जाती हैं, तो ये इसकी एक इम्पोर्टेंस है कि इस मेथड के थ्रू जो है एक प्रोसीजर बन जाता है कि जिससे डिमांड्स जो है एम्प्लॉयज़ की वो एम्प्लॉयर द्वारा सुनी जाती है। नेक्स्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। तो इसमें जो है इक्वली, जैसे मैंने अभी बात की, या इधर पे स्केल की बात होती है या फिर ड्यूरेशन ऑफ द वर्क कितना रहेगा, तो और कौन-कौन सी डेज़िग्नेशन में क्या-क्या वर्क होगा, तो ये सारे मसले जो हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें सॉर्ट आउट की जाती हैं। नेक्स्ट, प्रोफेशनलिज़्म इज़ प्रमोटेड। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है कि इसमें अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच, तो प्रोफेशनल वे से उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। एक प्रोफेशनल वे से उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाता है। और अगर मैं बात करूँ कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है, वो आगे सीवियर कंडीशन में जो है वो चेंज नहीं होता। ओके? एंड लास्ट, नर्सिस कंट्रोल प्रैक्टिस। और नर्सिस को भी इसमें बेनिफिट होता है और उसकी उनकी जो प्रैक्टिस है, एक बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग को हम नर्सिंग में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट आर द डिसएडवांटेजेस, एडवर्सरी रिलेशनशिप। ओके? सो कई बार क्या है कि अगर हम बात करें कि कई बार ये प्रोसेस प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, तो रिलेशनशिप कई बार खराब हो जाता है या कोई डिसीज़न नहीं बन पाता। स्ट्राइक्स में नॉट बी प्रिवेंटेड। कई बार जो है स्ट्राइक्स जो है रुक नहीं पाती, एक नेगेटिव पॉइंट है। बहुत बार रुक भी जाती हैं लेकिन कई बार नहीं भी रुकती। लीडरशिप में भी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग एम्प्लॉइज़ को रिप्रेज़ेंट करेंगे, एम्प्लॉयर को रिप्रेज़ेंट करेंगे, वो लोग चूज़ करने बहुत मुश्किल रहते हैं क्योंकि उन्होंने जो कह दिया वो सभी का डिसीज़न होगा। ओके? तो ये एक डिफ़िकल्टी रहती है। अनप्रोफेशनल बिहेवियर कई बार इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है इसमें। इंटरफेरेंस विद द मैनेजमेंट। अगर ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि इन्वॉल्व किया जाए, तो कई बार डिसीज़न जो है, ओके, कई बार डिमांड जो है उसको चेक करना पड़ता है कि वाक़ई ये डिमांड है या नहीं है। उसके लिए भी एक प्रॉब्लम जो है वो रहती है। ओके? So that was all about the advantages and disadvantages of the collective bargaining. Okay, and that was all about the topic of collective bargaining. So आज का जो टॉपिक था नर्सिंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन इससे जुड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने आज का ये टॉपिक लिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एग्जाम में आए तो ये आप पीपीटीज जो हैं आपके सामने हैं, तो इसके आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कंटेंट जो है साथ में शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो ये था आज का टॉपिक। और बाकी जो टॉपिक है मैं कोशिश करूँगा कि मैनेजमेंट से जुड़े हुए और भी टॉपिक जो हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके, तो हमारा जो कॉलेज का ऑफिशियल पेज है उससे आप जुड़े रहिए, उसको लाइक करेंगे, नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे, तो मैसेज आपको आ जाएगा कि आज जो है जो सेशन है इस टॉपिक के ऊपर किया जा रहा है, कौन कर रहा है। तो मैं और मेरे साथ जो टीम मेंबर्स हैं हम कंटिन्यूअसली जो है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। कम्युनिटी है, फंडामेंटल, मेडिकल, सर्जिकल, मेंटल हेल्थ, तो आपके सामने है वीडियोस। सो उनको आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये हम कंटिन्यूअसली आपको जो है सर्विसेज इससे रिलेटेड प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो नेक्स्ट सेशन जो है नेक्स्ट वीक करेंगे। कल जो है 2 सेशंस और होंगे, 2 टीचर्स के जो मेरे साथ में टीम मेंबर्स हैं, तो वो आपको अलग-अलग टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, अलग-अलग 2 लाइव सेशंस। उसके लिए आपको जो है मैसेज जो है वो दे दिया जाएगा। ओके? ओके। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।